So today we are discussing section 67 of CGST Act. इसके अंदर है इंस्पेक्शन अंडर जीएसटी एंड सर्च अंडर जीएसटी. इंस्पेक्शन एंड जीएसटी, इसके क्या क्लॉज होते हैं, क्या रीजंस होते हैं और हम क्यों इसको करते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इंस्पेक्शन होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इंस्पेक्शन एंड सर्च में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंस्पेक्शन एंड सर्च में, थोड़ा सा डिफरेंस है और वो क्या है वो बताती हूँ. ये थोड़ा स्मॉल लेवल पर होता है, ये थोड़ा लार्ज लेवल पर होता है. ये ज्यादा सिवियर होता है सर्च अंडर जीएसटी, इसके अंदर ज्यादा चीजें कवर हो जाती हैं, ज्यादा थोड़ा रिगरस होता है और ये थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप समझ लो इस तरह से होता है, ज्यादा रिगरस नहीं होता है. और ये स्मॉल लेवल पर होता है इंस्पेक्शन, ये लार्ज लेवल मतलब लार्ज स्केल पर होता है, तो ज्यादा सिवियर बात हो तब सर्च अंडर जीएसटी होता है. और इसके अंदर कुछ दो तीन एक ही पॉइंट कवर होता है, इसके अंदर थोड़े ज्यादा पॉइंट्स कवर होते हैं. ये डिफरेंस है सीजर एंड इंस्पेक्शन में, और दोनों सेक्शन 67 के अंदर आते हैं. अब क्या क्या रीजन है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंस्पेक्शन किसको कहते हैं और सर्च किसको कहते हैं. सबसे पहले इंस्पेक्शन रेफर्स टू एक्सेसिंग द प्लेस ऑफ बिजनेसेस. इसके अंदर आता है एक्सेसिंग द प्लेस ऑफ बिजनेसेस. प्लेस ऑफ बिजनेसेस, प्लेस ऑफ बिजनेसेस में आपका कोई प्लेस हो सकता है बिजनेस का, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है, आपका गोदाम हो सकता है, आपका वेयर हाउस हो सकता है, ट्रांसपोर्टर जो है आपका ट्रांसपोर्टर की प्लेस हो सकती है, कोई भी टैक्सेबल पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस इसके अंदर कवर हो सकता है. तो इट मींस इंस्पेक्शन रेफर्स to accessing any place of businesses of a taxable person or a transporter or owner or operator of godam or warehouse. ठीक है, गोडाउन या वेयरहाउस का कोई ऑपरेटर या ओनर भी हो सकता है, कोई भी प्लेस को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो. तो इंस्पेक्ट करने में एक चीज मेन है, यहाँ पे सिर्फ प्लेस आती है, सिर्फ प्लेस को अगर आप ढूंढते हो इंस्पेक्ट करते हो तो वो इंस्पेक्शन आता है. अब इसके अंदर क्या होता है, बट इसके लिए इंस्पेक्शन और सर्च दोनों के लिए ही आपको एक रिटेन परमिशन चाहिए फ्रॉम एडिशनल कमिश्नर और सच ऑफिसर ऑफ हायर रैंक. यू नीड you can inspect any place of business only upon a written authorization by joint commissioner or any such officer of higher rank. इसके लिए रिटेन परमिशन चाहिए और सेम इसके लिए भी रिटेन परमिशन चाहिए. इन दोनों के लिए रिटेन परमिशन हमको चाहिए. बिना रिटेन परमिशन के ना तो आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं ना सर्च कर सकते हैं. अब इंस्पेक्शन के अंदर कवर क्या क्या होता है, हम क्यों करते हैं इंस्पेक्शन वो बता देती हूँ आपको. इंस्पेक्शन हम क्यों करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, if you have some reason, if GST authorities have some reasons to believe that any person has suppressed any transaction of supply, किसी पर्सन ने कोई फैक्ट छुपाया है, ट्रांजैक्शन छुपाया है सप्लाई का, suppress the exact amount of stock in hand, stock in hand कितना है वो छिपाया है, exactly stock in hand हमको नहीं बताया गया कि कितना है, या उसने एक्सेस क्लेम किया इनपुट टैक्स क्रेडिट का, या उसने कोई और प्रोविजन में कॉन्ट्रवेन किया है रिलेटेड टू दीज थिंग्स. सप्लाई से रिलेटेड कोई भी चीज में अगर उसने कोई भी प्रोविजन या तो कॉन्ट्रवेन किया है या सप्रेस किया है स्टॉक इन हैंड, या कोई ट्रांजैक्शन छुपाया है या हायर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, तो इंस्पेक्शन उसके प्लेस ऑफ बिजनेस का किया जा सकता है. ये हो गया इंस्पेक्शन. ठीक है, आज क्लास में गुरप्रीत और निशांक नहीं है क्या. उसके बाद आता है सर्च. इसमें 4 पॉइंट मैं लिख देती हूँ जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि कौन से 4 पॉइंट्स होंगे तब आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं. पहला है फर्स्ट हो गया हमारा, अगर आपको लगता है इफ सम सफिशिएंट रीजन टू बिलीव इज देयर, कोई रीजन होना चाहिए अथॉरिटीज के पास दैट दे हैव सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन कोई छिपाए जा रहे हैं, साफ साफ नहीं बताया जा रहा कि ट्रांजैक्शन कम बताया जा रहा है, हुए ज्यादा है,
और आपको ऐसा लगता है कि एक्सिस आईटीसी अवेल कर लिया है अथॉरिटीज को, या अथॉरिटीज को लगता है कि स्टॉक इन हैंड एग्जैक्टली छिपाया गया है कि कितना स्टॉक है, और एनी अदर प्रोविजन रिलेटेड, एनी अदर प्रोविजन कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन समझते हो ना, किसी बात के अगेंस्ट चला जाना, मतलब उसके अगेंस्ट ही बोलना, उसके खिलाफ बोलना। तो कोई प्रोविजन अगर कॉन्ट्रावीन किया है तो इंस्पेक्शन होता है। अब मैं बताती हूँ सर्च। सर्च थोड़ा सिवियर हो जाता है, उसमें प्लेस के अलावा और चीजें भी आ जाती है। क्या क्या आती है? सर्च इज केयरफुल एग्जामिनेशन, सर्च इज केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ प्लेस। ये तो था एक्सेसिंग द प्लेस ऑफ बिजनेस, उसको देखना। इसमें आ गया पूरा केयरफुल एग्जामिनेशन, केयरफुल केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ किस किस का? प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट। प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट। केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ प्लेस भी आ जाएगा इसके अंदर, पर्सन भी आ जाएगा, और कोई ऑब्जेक्ट या कोई फाइल्स, डॉक्यूमेंट सब आ जाएगा इसके अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर तो फाइल्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ आ जाता है। तो प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, केयरफुल एग्जामिनेशन in order to find as if something has been concealed or discover evidence of a crime। यहां तो डाउट हो रहा है ये चार, इंस्पेक्शन और सर्च में फर्क समझ लो। यहाँ तो ये चार डाउट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या डाउट है? एज इफ समथिंग कंसील्ड, कुछ भी चीज हो सकती है जो कंसील की गई है, मतलब छिपाई गई है, या फिर एज टू डिस्कवर एविडेंस ऑफ क्राइम। इनको थोड़ा डाउट है कि एविडेंस ऑफ क्राइम भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ ये चार रीजन है तो इंस्पेक्शन होगा। इससे ज्यादा हाई रीजन है, as if they are feeling some evidence of crime are being concealed or some other thing has been concealed, so careful examination of place, person or object comes under search। तो सर्च और इंस्पेक्शन में फर्क समझ में आ गया? सर्च आया, या इसको दोबारा बताऊं कुछ इसमें आगे? नो मैम, क्लियर है ना? क्लियर है। और आगे बताती हूँ इसमें, इसके लिए भी आपको रिटन परमिशन चाहिए फ्रॉम जॉइंट ऑफिसर और सम अदर ऑफिसर ऑफ सच हायर रैंक। और इट हैपेंस व्हेन जॉइंट कमिश्नर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट, उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको कंफिस्केट करना चाहिए, या कोई डॉक्यूमेंट, कोई बुक्स या कोई थिंग्स छिपाई जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड एनीथिंग अदर, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी एक्ट के अंदर वायलेशन है, एंड प्लेस हैज टू बी सर्च्ड। यहाँ पर नेम और डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन ऑफ ऑथराइज्ड टू बी सर्च की, यहाँ पर नेम एंड डेजिग्नेशन कुछ और दिया, बट पर्सन ऑथराइज्ड कोई और, उनको डाउट लग रहा है। या पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्च की, इनके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म हो गई, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कोई और रीजन लग रहा है। अब इस केस में सर्च वारंट के अंदर सीरियल नंबर होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्च वारंट होगा, प्लेस ऑफ इश्यू होगा ऑफ सर्च वारंट, नेम ऑफ इशूइंग ऑफिसर भी आएगा इसके अंदर, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर भी इसके अंदर आएगा विद अ सील। और सर्च आप बिना वैलिड सर्च वारंट के नहीं कर सकते, देयर शुड बी अ वैलिड सर्च वारंट। वैलिड सर्च वारंट, ठीक है, देयर हैज टू बी। और हाँ, इसमें अगर कुछ सर्च के दौरान कुछ ऐसी चीज पकड़ में आती है जो कुछ इलीगल या गलत लग रही है, तो प्रॉपर ऑफिसर शैल हैव द पावर टू सील द प्रीमाइसेस, टू ब्रेक द डोर्स ऑफ प्रीमाइसेस, एनी बॉक्स और एनी अकाउंट्स। वो इसको खोल भी सकते हैं, इसको सील भी कर सकते हैं, दे हैव द अथॉरिटी इन दिस केस। इस केस में सिर्फ सिंपल इंस्पेक्शन है, और इनमें से कोई छोटा मोटा रीजन हो सकता है, नॉट अ सीवियर। सर्च थोड़ा डिफरेंट हो गया। क्रिमिनल ऑफेंस सर्च के अंदर आ जाता है, इफ यू आर फीलिंग सम क्रिमिनल ऑफेंस इज देयर और समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हैज बीन कंसील्ड, इसमें राइट होता है कि आप सील कर सकते हो प्लेस को, या डॉक्यूमेंट सील कर सकते हो, या अकाउंट सील कर सकते हो, या प्लेस ऑफ बिजनेस अगर बंद है गेट तो आप डोर तोड़ भी सकते हो, दे कैन ब्रेक द डोर आल्सो, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। सर्च से रिलेटेड ये हो गया हमारा सर्च खत्म।
इसमें कोई डाउट किसी को? सेक्शन 67 इंस्पेक्शन या सर्च अंडर जीएसटी, किसी को भी? क्योंकि इंस्पेक्शन और सर्च इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीजर। मुझे लगा मैंने ऑन कर दिया, अच्छा फिर से बोल देती हूँ इसको। तो सीजर अंडर जीएसटी, सीजर अंडर जीएसटी सर्च के आगे का प्रोसेस है। अगर किसी ऑफिसर को वाइल डूइंग द लीगल सर्च और इंस्पेक्शन उनको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेबल है या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है, तो वो उसको सीज कर सकते हैं। सीजिंग मींस टेकिंग पोजेशन इन योर हैंड, टेकिंग पोजेशन इन द हैंड ऑफ द अथॉरिटी। तो कोई भी ऑफिसर अगर उसको लगता है तो वो कोई डॉक्यूमेंट का पोजेशन अपने पास रख सकता है, ले सकता है डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लीगल officer. This is permitted. However, in this case, possession is with the with the proper officer, but ownership remains with the owner. Ownership उसी की रहती जो इसका owner है, ये सिर्फ इसका possession ले रहे हैं for some further checking and all. इसमें आगे बताती हूँ. This is done. Seizure is done only for the examination and inquiry, but ownership remains with the owner. A notice of goods, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा बीइंग सीज्ड, जो भी चीज सीज की जा रही है, गुड्स है, प्रॉपर्टीज है, व्हाटएवर, इज टू बी सर्व्ड विद इन 6 months ऑफ सच सीजन. आप अगर सीज कर लेते हैं तो सीज करने के बाद में 6 months के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को एक नोटिस इश्यू करना होगा कि हमने आपकी ये चीज सीज की हुई है. एक नोटिस जिसमें लिखा होगा कि वी हैव सीज्ड दिस एंड दिस थिंग्स. ये नोटिस सर्व सीजर का नोटिस 6 months के अंदर इश्यू करना होगा ओनर को जिसकी प्रॉपर्टी सीज की गई है विद इन 6 months ऑफ सच सीजर. ठीक है, विद इन 6 months ऑफ सच सीजर. अब अगर आपको इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स कोई भी चीजें रेलेवेंट नहीं लग रही हैं, जो रेलेवेंट लग रही है उनको अपने पास सीज करके कंटिन्यू कर सकती है अथॉरिटी. बट अगर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन और फर्दर एग्जामिनेशन, तो 30 days के अंदर उनको रिटर्न कर दिया जाएगा. 30 days ऑफ सच सीजर उनको रिटर्न कर दिया जाएगा. So some documents, books, etc. may be returned after 30 days of such notice. Sorry, after 30 days of such season, after 30 days of such notice, if found irrelevant for examination and inquiry. अगर लग रहा है कि इंक्वायरी एग्जामिनेशन में इसमें कुछ भी रेलेवेंस नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स की, तो उनको इस नोटिस के 30 days के अंदर रिटर्न कर दिया जाएगा. और कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है सीजर से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ. इन केस सम गुड्स, मैम नोटिस 6 months के अंदर लगेगा. रिपीट कर दो. अच्छा, यस मैम. ठीक है, नोटिस वाला पॉइंट, ये पॉइंट है आपका कि आपने सीजर किया और सीज करने के बाद में 6 months के अंदर आपको एक नोटिस इश्यू करना होगा जिसमें लिखा होगा कि हमने ये चीज सीज की है 6 months के अंदर. जैसे कि सपोज करो 15 जुलाई को आपने सीज किया, तो 15 जनवरी से पहले पहले नोटिस सर्व करना होगा. आपने नोटिस सर्व कर दिया 15 जनवरी, एंड डेट है, जरूरी 15 जनवरी को ही आप करो, उससे पहले भी कर सकते हो. और आप सपोज करो आपने 3 जनवरी को नोटिस इश्यू कर दिया. अब नोटिस इश्यू करने के बाद 1 महीने के अंदर जो चीजें आपको इरेलेवेंट लग रही है, एग्जामिनेशन या इंक्वायरी के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो आप रिटर्न कर देंगे ओनर को. ये पॉइंट है. जैसे अगर आपने एक्चुअल में 3 जनवरी को नोटिस इश्यू किया था, तो आप 1 महीना यानी कि 2 फरवरी के तक आपको जो चीजें रेलेवेंट नहीं लग रही हैं वो उसको वापस कर दें. ये हो गया एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी का. अब अदर प्रोविजन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो मैं बता देती हूँ. इन केस सम गुड्स कैन नॉट बी सीज्ड, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो आप नहीं सीज कर सकते, उनका कुछ प्रोडक्शन चल रहा है या वो फिक्स्ड है, वो सीज नहीं किए जा सकते. देन यू कैन वार्न द ओनर not to remove these things from there or any part of it. कोई पार्ट उसका या पूरी की पूरी चीज वहां से रिमूव नहीं करें. आप क्या बोल सकते हैं? द ऑफिसर इन चार्ज shall order the owner or custodian of such goods not to remove or any part of such things which cannot be seized without the prior permission. आप कह सकते हैं कि हम सीज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको आप यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे. एंड अगेन, आप जो भी चीजें सीज होती हैं
ओनर के पास एक राइट है कि वो एक साइन ले सकता है ऑफिसर से कि ये आपने सीज किया है. Owner or custodian of goods shall prepare and sign an inventory of goods seized from him. जो उससे सीज किया गया है वो आपसे साइन मांग सकता है, ले सकता है, आप उसे दे सकते हैं. और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके लिए गए हैं, सीज किए गए हैं, तो ओनर उनकी फोटोकॉपी करा के अपने पास रख सकता है. ओनर कैन टेक कॉपीज ऑफ द सेम इन प्रेजेंस ऑफ सच प्रॉपर ऑफिसर. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू सीजर, 2-3 पॉइंट्स और है, वो आप लोग देख लेना, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, तो मैं उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझ रही. और ज्यादा डीप है, क्योंकि जब हम कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है तो चीजें ज्यादा डीप तक चली जाती है कि अगर ऐसा होगा तो ये प्रोविजन ही नहीं, तो मेनली प्रोविजन मैंने आपको बता दी जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब अगर क्रिमिनल चीज फाइंड आउट होती है तो प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड टू सर्च एंड सीजर अंडर जीएसटी लॉज. अब अगर ये सर्च एंड सीजर अगर इसमें लग जाता है, क्रिमिनल लॉ अगर लग जाता है, तो इसके बाद में आता है सेक्शन 69. सेक्शन 69 के अंदर होता है अरेस्ट अंडर जीएसटी. अरेस्ट क्या है, सेक्शन 69 क्या है. तो 67 के अंदर तो हमारी 3 चीजें आ गई, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर. सेक्शन 69 के अंदर आएगा उसके आगे का पार्ट, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी होता है, सर्च होता है और सीज किया जाता है, कोई क्रिमिनल केस बनता है, तो अरेस्ट अंडर जीएसटी सेक्शन 69 अप्लाई हो जाता है. इसके अंदर क्या है, अरेस्ट मींस टेकिंग अ पर्सन इनटू कस्टडी अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटी. अभी जो था टेकिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सीजर. अब टेकिंग पोजेशन ऑफ पर्सन इज द अरेस्ट. अरेस्ट क्या होता है, आप किसी पर्सन को ही अपने पोजेशन में ले रहे हैं अंडर सम लॉफुल कमांड. A person can be arrested for offenses under section 132. अब अरेस्ट क्यों करते हैं, इसके लिए ऑफेंसेस दिए गए एक अलग, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. ऑफेंसेस अंडर जीएसटी, ऑफेंसेस अंडर जीएसटी है सेक्शन 132. सेक्शन 132 है ऑफेंसेस अंडर जीएसटी. तो सेक्शन 132 में से कोई भी ऑफेंस अगर प्रूव हो जाता है तो दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड अंडर सेक्शन 69. ठीक है. तो थिंग्स की या प्रॉपर्टी की कस्टडी, पोजेशन लेने को कहते हैं सीजर, और पर्सन को अरेस्ट, पर्सन को कस्टडी में लेने को बोलते हैं अरेस्ट. और अरेस्ट कब होगा, जब ऑफेंसेस सेक्शन 132 के प्रूव हो जाएंगे. उसमें से कोई प्रूव अगर होता है या उसका कोई डाउट होता है, तो जो कि आगे प्रूव किया जाएगा. डेफिनेटली जब तक प्रूव नहीं होगा फिर उसको बेल मिल सकती है. अब अरेस्ट में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे. अरेस्ट मीन्स taking a person into custody under some lawful command or authority. Under GST laws, a person can be arrested for offences under section 132 of CGST Act. 132 अभी बताऊंगी कि कौन कौन से ऑफेंसेस उसके अंदर आएंगे. टाइप्स ऑफ अरेस्ट 2 हैं. टाइप्स है, एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस, एक बेलेबल. एक तो जिसमें बेल हो सकती है, एक जिसमें बेल नहीं हो सकती है. पहले बता दें नॉन बेलेबल कौन से वाले ऑफेंसेस हैं जिसमें बेल नहीं हो सकती है. ये हो गया सेक्शन 69 अरेस्ट अंडर जीएसटी. इसके अंदर टाइप्स ऑफ अरेस्ट में 2 हैं. टाइप्स ऑफ अरेस्ट, एक तो नॉन बेलेबल, एक जिसके अंदर बेल हो सकती है, एक हो गया जिसके अंदर बेल नहीं हो सकती. जिसके अंदर बेल नहीं हो सकती है वो कौन सा है, पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. अगर नॉन बेलेबल केस है तो आपको राइटिंग में उस पर्सन को बताना होगा कि उसका क्या ऑफेंस है और वो क्यों, उसकी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है. मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 20 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट. ऐसे केस में 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, मींस उसको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. आप ज्यादा देर उसको कस्टडी में नहीं रख सकते. विद इन 24 आवर्स उसको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर मजिस्ट्रेट नॉन बेलेबल वाले केस में, और उसको राइटिंग में बताया जाएगा क्यों आप उसको अरेस्ट कर रहे हो. और जो बेलेबल ऑफेंस है जिसमें बेल हो सकती है उसका क्या है वो बता देती हूँ. डेप्यूटी कमिश्नर कैन रिलीज हिम ऑन बेल
or forward to custody of magistrate. एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ, तो दूसरा हुआ नॉन बेलेबल. नॉन बेलेबल के अंदर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर क्या कर सकता है, उसको रिलीज कर सकता है ऑन बेल और फॉरवर्ड टू कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट, या डायरेक्ट उसको मजिस्ट्रेट की कस्टडी में दे सकता है. पावर ऑफिसर हैज पावर सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. ठीक है, पुलिस स्टेशन जैसी ही इनके पास पावर है, power officer has the power similar to that of the officer in charge in the police station, and they can release with the permission and forward his custody to the magistrate. Fine, ये हो गया अरेस्ट. तो that's it for today. इसमें कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो. आज हमारे 4 टॉपिक कवर हो गए: इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट.